हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो लास्ट टर्न पे मुझे आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मिले, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। देख रहा था मैं, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस थे। हाँ, लकीली कोई मुझे इस तरह का कोई उसमें ऐसा डाउट नहीं दिखाई दिया, ठीक है ना। और बस इसी तरह से पढ़ते रहिए, हाँ, आगे बढ़ते रहिए। एडवांस के लिए बहुत कम टाइम बचा है। पेशेंस रखिए, याद रखिए पेशेंस आपका एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और जितना आप पेशेंस रखेंगे और अपना काम चुपचाप बहुत साइलेंटली करते रहेंगे, ये आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको केवल उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूं जो आपके जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक ऐसा हुआ भी है कि आप लोगों को, जो मुझसे पढ़े हुए हैं उन बच्चों को पता ही होगा, ठीक है ना। जो अपन ने पढ़ा ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहीं से आए। कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हुए कि एग्जैक्ट मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आए। तो अच्छा है, बस इसी तरह से बेटा पढ़ते रहिए। कुछ बच्चों ने कहा था कि केमिकल बॉन्डिंग का करवा दीजिए, तो शायद उन लोगों को पता नहीं है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग अगर मैं गलत नहीं हूं तो दूसरे सर ने क्या कहते हैं करवा दी है। और मैं इसके बाद क्या कहते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री पे आऊंगा, वो भी पी ब्लॉक। तो कुछ यूनिट्स मैं करवा रहा हूं, कुछ यूनिट्स बाकी टीचर्स करवा रहे हैं। तो कुछ बच्चों के, दो एक बच्चों के मैसेजेस थे कि केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता दूं, केमिकल बॉन्डिंग जो दूसरे सर हैं उन्होंने करवा दी है, वहां से आप देख सकते हैं। बढ़िया, उन्होंने भी अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट। आज का जो लेक्चर है हमारा, लास्ट टर्न पे मैंने क्वांटम नंबर और पीरियोडिक टेबल जो है बताई थी, और अब मैं बताने जा रहा हूं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं जेड इफेक्ट को टच करूंगा, और ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जेड इफेक्ट है, फिर रेडियस है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वो आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो इन सब के बारे में हमें अच्छे से डिस्कस करना है। जरा ध्यान से अच्छे से देखते जाइएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आइए शुरू करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जेड इफेक्ट क्या है ये आई थिंक आप सबको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है ना। जरा ध्यान से देख लेना। मान लो कि ये क्या है बेटा, अपना न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर दिया गया, जेड से। नाउ अब इसके चारों ओर क्या होते हैं बेटा, शेल होते हैं। क्या होते हैं, शेल, लाइक दिस। और हर एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, फिक्स होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो सब अपन देख चुके हैं, है ना। अब मान लीजिए, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। मान लो कि कोई एक एक्स कंडीशन, मैथ्स में फिजिक्स में भी तो कई जगहों पे एक्स मानते हो ना, हमारे यहां भी एक्स मान लो। क्या कि मान लो कोई एक ऐसी एक्स कंडीशन थी हमारे पास, जिसमें क्या हुआ, ये सब एक लाइन में आ गए, लाइन हो गए एक साथ, लाइक दिस, हाँ या ना। तो इनके दो काम रहते हैं, यूजुअली क्या रहते हैं, दो काम रहते हैं। पहला काम तो ये रहता है कि भले चाहे ये इलेक्ट्रॉन यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, ठीक है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी हो। एक काम तो इनका होता है कि ये न्यूक्लियस को क्या, न्यूक्लियस की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं, लाइक दिस। लेकिन जब ये एक दूसरे के इस तरह से क्लोज आ रहे होते हैं, एक लाइन में आ गए होते हैं, मान लो मैक्सिमम, यूं मान के चलो कि एक ऐसी पीक कंडीशन मान लो जिसमें ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मैक्सिमम क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो उस समय ये एक दूसरे को सबसे ज्यादा क्या कर रहे होते हैं बेटा, रिपेल भी कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रिपेल भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इस रिपल्शन की वजह से होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना। इस रिपल्शन की वजह से होता क्या है, मान लो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, और मानना क्या है, होता ही है ना। तो वन क्या करेगा, जो यहां से पॉजिटिव चार्ज चला, देखिए न्यूक्लियस का अपना पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, और वो सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, उसके लिए तो सब बराबर है। लेकिन होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियस क्या करता है, जो यहां से पॉजिटिव चार्ज चला, सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज को फील करता है। सबसे ज्यादा ये वाला जो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है बेटा, फील करता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज को सबसे ज्यादा फील करेगा, वो क्या करेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ रोकने की कोशिश करेगा। ये बात समझ में आ रही है। 2 मिनट के लिए मान लो कि यहां पे क्या हो रहा है भाई, कोई चीज है मुफ्त की बट रही है, ठीक है ना। वो कहावत भी तो है ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनना, मान लो कोई मुफ्त की चीज बट रही है, तो सभी लूटने को तैयार बैठे हुए हैं,
ठीक है ना। मुफ्त का माल तो मतलब सड़क पे 5 रुपए भी अगर मिल जाए ना बेटा, तो कसम से कह रहा हूं वो जेब में रखे हुए 50 रुपए से ज्यादा सुकून देते हैं, क्योंकि मुफ्त के होते हैं ना। एनीवेज, तो जरा ध्यान से सुनना। तो होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू फील किया जा रहा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज मुझको मिले, और कोशिश कर रहा है, इनको धक्का मार रहा है, पीछे की तरफ हटा रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं इन तक उस पॉजिटिव चार्ज को ना जाने दूं। यानी कि एक शील्ड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? शील्ड का काम कर रहा है। ओके, अच्छा, 1 ने क्या किया? शील्ड का काम किया। किसके लिए? 2 3 4 5 सबके लिए। अच्छा, उसी तरह से 1 और 2 ने मिलकर के क्या किया? 1 और 2 ने मिलकर के शील्ड का काम किया। किसके लिए? 3 4 5 के लिए। इसी तरह से 1 2 3 ने मिलकर के क्या किया बेटा? शील्ड का काम किया। किसके लिए? 4 5 के लिए। और 1 2 3 4 ने मिलकर के क्या किया? शील्ड का काम किया। किसके लिए बेटा? आई रिपीट, 5 के लिए। तो यानी कि कहने का मतलब यह है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज लुट रहा है, मिल रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा मैं रख लूं और मेरे पीछे वालों पे कम जाए। तो हर कोई शेल का इलेक्ट्रॉन अपने पीछे वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके तरफ वो पॉजिटिव चार्ज जाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो इस सिचुएशन को हमने क्या बोल दिया? ये जो सिचुएशन है ना, ये जो मिलकर के ये 1 2 3 4 वाले क्या कर रहे हैं? जो पॉजिटिव चार्ज 5 पे जाने से रोक रहे हैं। कहां पे जाने से रोक रहे हैं बेटा? 5 वाले पे जाने से रोक रहे हैं। तो ये इसको हमने किस नाम से जाना? सिग्मा के नाम से जाना। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ बेटा? कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके थ्रू फील किया गया। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन तक चला कितना था? Z, रोका कितना बीच में? सिग्मा। तब भी आखिरी इलेक्ट्रॉन तक जो पॉजिटिव चार्ज पहुंचा, उसको हमने नाम दे दिया एक्चुअल में Z इफेक्टिव। नाम क्या दे दिया हमने उसको? Z इफेक्टिव। अब यहां पे क्या है ना, Z इफेक्टिव एक्चुअल में कायदे से देखा जाए तो ये तरीका एक तरह से तो मतलब थोड़ा सा गलत फील होता है। उसका रीजन है कि Z इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है बेटा, देखो वो एक तरह से फिक्स होती है। वो तो जितना निकलना है निकलेगा ही, एक पॉजिटिव चार्ज जितना निकलना है निकलेगा ही। ये एक तरह का क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के थ्रू फील किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ रिपल्शन। इन प्रेजेंस ऑफ रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन। जो अदर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू रिपल्शन प्रोड्यूस किया गया है, उसकी प्रेजेंस में जो फाइनली पॉजिटिव चार्ज फील किया जा रहा है, आई रिपीट, जो फाइनली पॉजिटिव चार्ज क्या किया जा रहा है बेटा? फील किया जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फील किया जा रहा है, उसको हमने यहां पे क्या नाम दे दिया है? Z इफेक्टिव नाम दे दिया है। तो ये Z चला कितना? Z, रुका कितना? सिग्मा, पहुंचा कितना? Z इफेक्ट। यस और नो? तो ये मिलकर के पूरा का पूरा एक क्या बन गया बेटा? रूल बन करके तैयार हो गया, Z माइनस सिग्मा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? स्लेटर्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ये बात समझ में आ गई? किस नाम से जानते हैं? स्लेटर्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो ये तो एक रही जनरल बात हमारी किसकी? Z इफेक्टिव की। किसकी? कि भाई Z इफेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है। अब आइए जरा एक एक करके सारी चीजों को देखे लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। सबसे पहले ये बात करेंगे कि भाई कौन कितना पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कौन रोकता है, कौन नहीं रोकता है। आइए मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है। हाँ है। तो न्यूक्लियस के सबसे आगे कौन डटा हुआ है भाई? s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे आगे खड़े हुए हैं। फर्स्ट शेल से ही चालू हो जाते हैं, हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद कौन आते हैं? p, याद करिए सेकंड शेल से चालू हो जाते हैं। उसके बाद कौन आता है? d, याद करिए थर्ड शेल के पास चालू हो जाता है। उसके बाद कौन आता है? f, जो सबसे फोर्थ शेल से शुरू हो जाता है। तो न्यूक्लियस के जो सबसे पास है, वो सबसे ज्यादा उसका पॉजिटिव चार्ज लूटने में लगा हुआ है, या यूं कहो रोकने में लगा हुआ है, और अपने पीछे वालों तक कम जाने दे रहा है। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग का काम जो करता है वो कौन करता है बेटा? s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शील्डिंग का काम करते हैं। उससे कम p, उससे कम d और उससे कम f। ये बात समझ में आ गई? तो ये एक जनरल फिनोमेना होता है, और इसमें माना जाता है कि जो s वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, p वाले क्या कहते हैं? s वाले वेरी स्ट्रॉन्ग, p वाले स्ट्रॉन्ग
डी वाले पुअर और एफ वाले वेरी पुअर, आई रिपीट वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रोकने का काम कौन करता है? एस, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है। और सबसे दूर कौन? एफ, वो सबसे कम। बेचारे को मिलता भी कम है तो रोकेगा भी कम। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि Z इफेक्ट, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है वो निकलने वाला पॉजिटिव चार्ज 100% है। आई रिपीट, वो निकलने वाला पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा? 100% है। वो तो पूरी ईमानदारी के साथ सबको अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। लेकिन यहां पे जो शील्ड का काम हो रहा है, वो शील्डिंग का काम जो हो रहा है वो लेस देन 100% है। आई रिपीट, वो लेस देन 100% है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज निकल तो 100% रहा है लेकिन रोका 100% नहीं जा रहा है। तो जब 100% रोक नहीं पा रहे हैं तभी तो वो आगे तक पॉजिटिव चार्ज जाता जा रहा है। यानी कि एस ने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज को रोका लेकिन 100% नहीं रोका। देन पी ने रोका लेकिन 100% नहीं रोका। डी ने रोका लेकिन 100% नहीं रोका। एफ ने रोका लेकिन 100% नहीं रोका। ठीक है ना। तो 100% वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रोक पा रहे हैं। 100% वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रोक पा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई 100% पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? तो आइए जरा उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है अपना सेंटर में। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके चारों ओर क्या है? जस्ट अ सेकेंड। इसके चारों ओर क्या है बेटा? शेल। क्या है? शेल। जरा ध्यान से देखिएगा। एक, ठीक है, एक और बनाए देते हैं। ओके, एक और बनाए लेते हैं, थोड़ा और पॉजिटिव फील आएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ ज्यादा हो गया। ये लीजिए, बढ़िया। चल जरा ध्यान से देखना, हो क्या रहा है कि सेंटर में कौन बैठा हुआ है? हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या कर रहा है बेटा? 100% अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है कि मुझे सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके रखना है? अट्रैक्ट करके रखना है। लेकिन मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है। यस और नो? ये 100% शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे। आई रिपीट, ये 100% शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे। कैसे? जरा ध्यान से देखना। जब हमने तो एक आइडियल कंडीशन ले ली। क्या आइडियल कंडीशन हमने ये ले ली कि यहां पे देखना ध्यान से, सब एक साथ अलाइन है। लेकिन एक साथ थोड़ी ना है भाई, ये तो सब घूम रहे हैं, ये तो सब घूम रहे हैं। अच्छा, ये भी आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके हो कि हर कोई सेम वेलोसिटी के साथ नहीं घूम रहा है। आई रिपीट, हर कोई सेम वेलोसिटी के साथ नहीं घूम रहा है। मान लो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, तो हर एक में इलेक्ट्रॉन के जो घूमने की जो भी वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है। तो मान लो कि पहला वाला अगर घूम रहा है, दूसरा वाला घूम रहा है, तीसरा वाला घूम रहा है, तो एक कभी कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है, जैसे वो हमारे नहीं हो जाते हैं सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, इक्लिप्स जो हो जाते हैं। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है जब सारे ग्रह नक्षत्र एक लाइन में आकर के खड़े हो जाएं। ये बात समझ में आई? अदरवाइज कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, लाइक दैट। मतलब एक दिमाग में इमेज बनाने की बात कह रहा हूं। ठीक है, तो जब ये एक साथ एक आमने सामने होंगे तब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रॉपर रिपेल कर पाएंगे और कोशिश करेंगे कि 1 वाला 2 और 3 तक पॉजिटिव चार्ज पहुंचने से रोके। 1 और 2 मिलकर के क्या करें? 3 वाले तक पॉजिटिव चार्ज पहुंचने से रोकें। लेकिन मान लो एक दूसरी कंडीशन लेता हूं, हां, कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे बैठा हुआ है। अरे हां या ना? तो होगा क्या कि जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे जाएगा। यस और नो? अलग अलग जगह पॉजिटिव चार्ज अलग अलग तरीके से पहुंचेगा। तब ये तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फील करेगा,
ये उससे कम पॉजिटिव चार्ज फील करेगा, ये उससे कम पॉजिटिव चार्ज फील करेगा, लेकिन उसके पीछे क्रेडिट आप क्या करोगे, 1 2 3 वालों को नहीं दोगे। क्या मतलब कहने का कि ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फील करेगा क्योंकि सबसे आगे, ये उससे कम पॉजिटिव चार्ज फील करेगा, इसका क्रेडिट इसको नहीं जाएगा कि इसने पॉजिटिव चार्ज रोक लिया, नहीं, इसका क्रेडिट जाएगा डिस्टेंस को। किसको जाएगा, डिस्टेंस को। ये यहां से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, हां, ये और भी कम फील करेगा, तो ये और भी कम फील करेगा, इसका क्रेडिट 1 और 2 वाले को नहीं जाएगा, किसको जाएगा, डिस्टेंस को। किसको जाएगा, डिस्टेंस को। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस तो अपनी तरफ से ईमानदारी से 100% इन सबको अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। आई रिपीट, इन सबको 100% अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, लेकिन इनके जो रिपल्शन वाला काम है ना यार, वो 100% नहीं है, वो ईमानदारी से नहीं चल रहा है। वो जब एक साथ होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर लेते हैं, जब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर वो राम भरोसे हो जाते हैं। कहने का मतलब है वो डिस्टेंस के भरोसे हो जाते हैं कि भाई जो पास होगा वो ज्यादा क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज फील कर लेगा, जो दूर होगा वो थोड़ा और कम पॉजिटिव चार्ज फील करेगा, जो और दूर होगा वो और कम पॉजिटिव चार्ज फील करेगा। इसीलिए याद करो, मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि Z इफेक्टिव और क्या कहते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक दूसरे के क्या कहते, वो एक ही बात नहीं है, वो अलग बात है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Z इफेक्ट और रेडियस, ये इनके डिस्टेंस, ये इनके बीच का एक क्या है लाला, रिलेशन है। ये बात समझ में आ रही है, ये इनके बीच का क्या है लाला, एक रिलेशन है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है भाई। हाँ, तो अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, देखिए Z इफेक्ट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे यानी कि Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या आएगी, कमी आएगी। हम क्या करते हैं, हम उसको भी मजबूरी में Z इफेक्ट मान लेते हैं। मतलब हमें क्या करना है ना, अपनी बुक के हिसाब से चलना है, थोड़ा सा हमें क्या करना है, जो बुक में हमें स्लेटर ने वैल्यूज दी हैं थोड़ा सा हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए मजबूरी में हमें गलत चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। अदरवाइज बहुत सीधी सी कहानी है क्या, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। Z इफेक्टिव को तो देखो ईमानदारी से बताऊं ना, तो वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट जाए, चाहे वो टॉप टू बॉटम जाए। भाई सीधी सी बात है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा। अरे हाँ या ना, अच्छा Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फील किया जा रहा है, आई रिपीट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या किया जा रहा है, फील किया जा रहा है, कम फील किया जा रहा है ना। वो प्रोटॉन बढ़ने के बाद भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील किया जा रहा है, वो दो कारणों से फील किया जा रहा है, या तो डिस्टेंस की वजह से, आई रिपीट, या तो किसकी वजह से, डिस्टेंस की वजह से कम फील किया जा रहा है कि भाई डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील हो रहा है, या फिर जो बीच में सिग्मा जो रिपल्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, सिग्मा जो रिपल्शन आ रहा है उसकी वजह से फील किया जा रहा है। अब इस समय हो क्या रहा है, जब ये आमने सामने है, जब ये क्या है, आमने सामने, तब तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब यहां पे ये एक दूसरे को रिपेल करने थोड़ी ना बैठे हुए हैं, क्योंकि अब तो ये एक लाइन में तो अलाइन तो है नहीं कि एक लाइन में सब लाइन बना करके सीधे खड़े हो, नहीं, ये इधर है, वो उधर है, वो उधर है। तो इस समय इनके बीच का रिपल्शन इतना डोमिनेंट नहीं है जितना कि इस कंडीशन में डोमिनेंट है। तो यानी कि सिग्मा अपना काम 100% नहीं करता है, सिग्मा अपना काम 100% नहीं करता है, न्यूक्लियस अपना काम 100% करता है। इसीलिए मैंने क्या लाइन बोली, इसीलिए मैंने ये लाइन बोली कि जो सबसे क्लोज होगा, आई रिपीट, जो सबसे क्लोज होगा, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रोकेगा, और जो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है उस तक पहुंच भी कम रहा है, उस तक पहुंच भी कम रहा है, और वो रोक भी उससे कम रहा है, वो रोक भी उससे कम रहा है। यानी कि ज्यादा पहुंच रहा है, ज्यादा रोक रहा है, कम पहुंच रहा है, कम रोक रहा है। कहने का मतलब है वो अपना काम 100% तो नहीं कर रहा है। एनीवेज, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी,
क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जेड इफेक्ट थोड़ा सा अलग अलग बातें हैं, और ऐसा नहीं है कि जब जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तब तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना भाई। मान लो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है लेकिन साइज भी बड़ा होता जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या आनी है, नेचुरल है, या तो कांस्टेंट रह जाएगा या थोड़ा सा कम रह जाएगा, ठीक है ना। या फिर मान लो साइज कांस्टेंट है और जेड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है, तो दोनों चीजें एक नहीं होती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आ रहा है न्यूक्लियस की तरफ से वो 100% आ रहा है, लेकिन रिपल्शन जो हो रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉन को जो काम करना है, जो सिग्मा जो काम करना है, वो 100% नहीं हो रहा है। इसीलिए याद करिए, हाँ हमने क्या किया, शेल्स को अलग अलग तरीके से कंसीडर किया, जैसे nth शेल माना, n-1 माना, n-2 माना। n-2 वाले को हम क्या मान लेते हैं, रेस्ट भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, रेस्ट भी मान लेते हैं। तो n वाला जो होता है, जो सबसे बाहर वाला है, याद करो उसको 0.35 ही बोल करके खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, n-1 वाला जो थोड़ा सा न्यूक्लियस के क्लोज है, हाँ भाई ऐसे समझो, अभी बताते हैं, रुको। ये सबसे बाहर वाला कौन है, n। ये सबसे बाहर वाला कौन है, यहां पे लिखे देता हूं, सबसे बाहर वाला कौन है, n। अंदर वाला कौन है, n-1, और उसके बाद जितने भी बचते हैं वो सब क्या है, रेस्ट। तो सबसे बाहर कौन है, n, वो सबसे कम सिग्मा रखेगा, उसके इलेक्ट्रॉन सबसे कम सिग्मा रखेंगे, याद करिए 0.35। n-1 वाला थोड़ा ज्यादा सिग्मा शो करेगा 0.85, और रेस्ट वाला क्या शो करेगा, 1। क्या शो करेगा, 1। ये बात समझ में आई। यानी कि कहने का मतलब है जो जितना क्लोज होगा, जो जितना क्लोज होगा किसके, न्यूक्लियस के, वो उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रोकने की कोशिश करेगा। ये बात समझ में आ गई, वो उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बेटा, रोकने की कोशिश करेगा। ये बात क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने दोनों चीजें बता दी, एक तो सिग्मा का ऑर्डर भी बता दिया, प्लस आप ये देख लीजिए उनकी वैल्यूज भी बता दी कि कौन किस शेल में कितना कितना सिग्मा शो करता है। ये थोड़ा बहुत आपके नॉलेज में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर पे भी आएंगे, उससे पहले मैं चाह रहा था कि आपको एक ऑर्डर पता चल जाए कि भाई यूजुअली लेफ्ट टू राइट जाने पे और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है। तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा, एस एंड जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, वहां पे देखा गया है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे 0.65 जेड इफेक्ट, वैल्यू वाइज बात कर रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं, वैल्यू वाइज, बात समझ में आ रही है, इंक्रीज होता है। लेकिन टॉप टू बॉटम आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे देखा गया है कि जब हम कहां से कहां आते हैं बेटा, लिथियम से, कहां से, लिथियम से, ठीक है ना, लिथियम से कहां आते हैं, सोडियम तक, तब तो हमने देखा है कि जेड इफेक्ट क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहां से यहां तक जो जेड इफेक्ट होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। कैसा रहता है, कांस्टेंट। ये बात समझ आई। लेकिन मैं फिर कह दूं, ये केवल और केवल अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल है। स्लेटर रूल जो कि फेल भी हो गया, कायदे से देखा जाए तो वो फेल हो गया। वो एक मतलब यूं मान लो कि एक फेकोलॉजी थी, जिस समय कुछ नहीं था उस समय स्लेटर रूल था, तो हमने उसको मान लिया, उसको पढ़ा, तो वो वैल्यू बेसिस पे ये सारी चीजों को क्लेम करता है। लेकिन सच्चाई ये है, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, जेड इफेक्ट चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, इंक्रीज होगा। ये अलग बात है, कहीं ज्यादा इंक्रीज होगा, कहीं कम इंक्रीज होगा, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये अलग बात है, कहीं कम इंक्रीज होगा, कहीं ज्यादा इंक्रीज होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। ये बात तो मान करके चलना। लेकिन हमें फॉलो ये करना पड़ता है वैल्यू बेसिस पे, क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ स्लेटर्स रूल को इसी तरह से दिया हुआ है, हाँ, तो हमें इस तरह से फील करना पड़ता है। खैर, तो बाय द एंड समरी इज दिस, आपको भी यही चीज मान करके चलना है कि हाँ भैया, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्ट 0.65 और टॉप टू बॉटम जाने पे जेड इफेक्ट पहले बढ़ता है और फिर कांस्टेंट रहता है। अच्छा, डी ब्लॉक में क्या होता है,
आई रिपीट, डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो 0.15 इंक्रीज होता है और Z इफेक्टिव 0.15 इंक्रीज होता है, और नीचे जाने पे भी कहीं ना कहीं Z इफेक्ट थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ ही दिखाई देता है, टॉप टू बॉटम। ओके, चलिए ये बात समझ में आ गई, वही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और वो सब। अब आप बोलेंगे नीचे जाने पे Z इफेक्ट इंक्रीज होता हुआ ही क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन है, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि डी ब्लॉक में जो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डी और बीच बीच में कहीं ना कहीं किस में आ रहे होते हैं, एफ में आ रहे होते हैं। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो n माइनस जो क्या कहते हैं, जैसे सबसे बाहर वाला कौन हो गया, nth हो गया, उसके अंदर कौन हो गया, n-1 हो गया, उसके अंदर कौन हो गया, n-2 हो गया। अरे हाँ या ना, तो n-2 में जो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी एंट्री हो चुकी होती है। कई जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको उससे पता चलेगा, जैसे अपन देखते ना 57 से लेकर के कहां तक लाला, 71 वालों तक, बीच में लेंथेनाइड आ जाते हैं नहीं आ जाते हैं, नीचे वही 90 से लेके 103 तक एक्टिनाइड आ जाते हैं नहीं आ जाते हैं। तो जब हम वही 6-7 ट्रांजिशन सीरीज पे जाते हैं तो उनके जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं बीच बीच में एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ जाते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं, n-2 वालों में आते हैं, तो उनका भी तो शील्डिंग इफेक्ट होगा, लेकिन वो कैसा होगा, पुअर होगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इनका जो सिग्मा है वो कैसा है, वेरी पुअर है। ये देखो मैंने 3 एरो बनाए हैं, एक एरो बनाता मतलब पुअर है, ये कैसा है, वेरी पुअर। तो डी और एफ वालों का सिग्मा कैसा होता है, बहुत ही पुअर होता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो वो जेड इफेक्ट को बढ़ाते नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। देखो मैंने एक एरो नहीं बनाया, 3-3 एरो बना रहा हूं, कहने का मतलब है जेड इफेक्ट जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाता है। और याद करो वही सब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और वो सब अपीयर हो जाता है इन सब चीजों की वजह से। तो होता क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा, हाँ, कि जब तक इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहे हैं, एस वाले में आ रहे हैं, पी वाले में आ रहे हैं, सिग्मा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, जेड इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन डी और एफ वालों की कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं, उनके सिग्मा वीक होते हैं, वहां पे जेड इफेक्ट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, लाइक दैट। तो इसलिए हमने बोल दिया इन शॉर्ट कि भाई डी ब्लॉक में भी नीचे जाने पे भी जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिए। अब आगे, अब बात आती है पेनिट्रेशन पावर की। देखो पेनिट्रेशन पावर क्या है, पेनिट्रेशन पावर ये है कि मान लो कुछ बच्चे मुझसे डाउट पूछने आए, यहां पे सामने खड़े हुए थे, मैं बैठा हुआ हूं चुपचाप, और ये सामने बच्चे हैं और ये मुझसे डाउट पूछ रहे हैं। मान लो 5 बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, उसके पीछे 10 बच्चे खड़े हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा, हम डाउट पूछेंगे। उसके पीछे 15 बच्चे खड़े हैं, उनके पीछे 20 बच्चे खड़े हैं, उनके पीछे 25 बच्चे खड़े हैं, सब अपने अपने इंतजार कर रहे हैं कि भाई सर अभी हमें डाउट बताएंगे, एक एक करके सबको मैं डाउट बताऊंगा। तभी एक सज्जन क्या हुआ, थोड़े से हाँ तेजस्वी बालक निकले, ठीक है, वो आए और भीड़ को चीरते हुए, सर छोटा सा डाउट है सर, प्लीज प्लीज प्लीज, और आए और क्या कहते हैं इस तरह से मेरे पास बिल्कुल सामने आए, अपना डाउट पूछा, काम निकलवाया, और 1 2 3। ठीक है, एक्चुअल में उन सज्जन ने क्या किया, उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने भीड़ को पेनिट्रेट किया, सबको बीच में से इस तरह से यूं हटाते हुए और मेरे तक आया और डाउट पूछा और निकल लिया। इसी को पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं। ये उस बच्चे की क्या थी एक्चुअल में, पेनिट्रेशन पावर। अब मैं इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो देखिए, मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के यहां पे 1 2 3 4 इस तरह के क्या है, कोई भी अपने अपने सबशेल्स हैं। मैं शेल की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं, सबशेल्स की बात कर रहा हूं। तो मान लो कि ये सेकंड वाला जो है और ये फर्स्ट वाला जो है, तो कायदे से फर्स्ट वाले को ज्यादा अट्रैक्शन फील करना चाहिए, उससे कम सेकंड वाले को करना चाहिए, उससे कम थर्ड वाले को करना चाहिए, उससे कम किसको करना चाहिए, फोर्थ वाले को करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो थर्ड वाला है, हाँ, वो सेकंड वाले से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, किससे, न्यूक्लियस से। किससे, न्यूक्लियस से। यानी कि सबसे ज्यादा मान लो फर्स्ट वाला कर रहा है, उसके बाद सेकंड वाले को करना चाहिए था, लेकिन सेकंड वाला ना करके कौन ज्यादा फील कर रहा है, थर्ड वाला ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील कर रहा है। उसके बाद सेकंड वाला है, देन फोर्थ वाला है,
तो ये थर्ड वाले की क्या हो गई, पेनिट्रेशन पावर हो गई, क्या कि उसने सेकंड वालों को पीछे छोड़ के खुद न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील किया। अब आप बोलेंगे सर ये देखा कैसे जाता है, पेनिट्रेशन पावर मान लो कोई ऑर्डर दे दिया, मान लो एक 4f दे दिया, मान लो एक 3p दे दिया, मान लो कि एक 5s दे दिया, बात समझ में आ रही है, मान लो एक 6d दे दिया, यस आर नो, और मुझसे बोला गया कि इनकी ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर बताइए। अब मैं इसका ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर कैसे बताऊंगा, तो याद करो अभी लास्ट लेक्चर पे मैंने तुम्हें एक टेक्निक बताई थी, वो ऑफबाउ प्रिंसिपल से मिलती जुलती। क्या बताई थी कि भाई जैसे कि ये जो n की वैल्यू जो होती है ना, वो क्या होती है, n ही होती है। आई रिपीट, n की वैल्यू n ही होती है, किसके लिए, s एंड p के लिए, कुछ ऐसा बताया था। अच्छा, n-1 होती है किसके लिए, d के लिए, n-2 होती है किसके लिए, f के लिए, हाँ सर बताया था। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये n है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, हाँ सर बताया था। ये क्या बताया था मैंने, पीरियड बताए थे। फिर मैंने क्या बताया था कि पहले पीरियड में केवल s ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, दूसरे में s और p के होते हैं, तीसरे में भी s और p के होते हैं, देन चौथे में s p और d के होते हैं, फिर उसके बाद s p और d, फिर उसके बाद s हाँ p d और f, देन उसके बाद s f d p। और ये किस बेसिस पे होते हैं, याद को पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे मैंने तुम्हें अरेंज करके बताए थे, s sp sp sdp sdp sfdp sfdp, यस आर नो। अच्छा वैल्यू रख दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये कितनी आ जाएगी 3। अच्छा ये 5 है, लेकिन ये कितनी रह जाएगी 4, ये 6 है, लेकिन ये कितनी रह जाएगी 5 और ये तो रह जाएगी 4। ये क्या है बेटा, ये 7 है, ये भी 7 है, ये रह जाएगा 6 और ये रह जाएगा 5। कुछ याद आया। अच्छा फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका बता दिया था कि सबसे पहले यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, यस आर नो, ये तरीका मैंने बताया था, हाँ सर बताया था। अच्छा ये जो तरीका है इलेक्ट्रॉन भरने का, ये किसको फॉलो कर रहा है, कहीं ना कहीं n+l रूल को फॉलो कर रहा है। आई रिपीट, किसको फॉलो कर रहा है, n+l रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा, हाँ या ना। तो अब मैं क्या कहता हूं, जरा मेरा QSP समझ लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, बहुत ध्यान से सुनना, जिसका n+l जितना कम उसका एनर्जी लेवल उतना कम और उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा, दैट्स ऑल। बस इसको इस तरह से समझ लो, इसमें आपका काम चल जाएगा। ठीक है भाई, कहने का मतलब है इन सब में जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम है उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, यानी कि वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कौन किससे ज्यादा फील करेगा, तो पहले बता पाते नहीं बता पाते, अब बता दोगे क्या, 4d जो है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा किससे, 5p से। 4d 5p के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। इसी तरह से आप 3d को देख लीजिए, 4p से ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा किससे, न्यूक्लियस से, 4p के कंपैरिजन में। आप इनको देख लीजिए, जो 6p है उससे ज्यादा 5d अट्रैक्शन फील करेगा, उससे ज्यादा 4f अट्रैक्शन फील करेगा, उससे ज्यादा 6s अट्रैक्शन फील करेगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये ऑर्डर एक्चुअल में याद करो, मैंने कल भी बताया था, मैंने कहा था कि ये ऐसी चीज है जिससे ना जाने कितनी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। मैंने कल आपको इससे एलिमेंट कैलकुलेट करना सिखा दिए थे, याद आया। मैंने इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखा दिया। मैंने इससे आपको ये बता दिया कि शुरुआत कहाँ पे होती है, खत्म कहाँ पे होता है। हमेशा S से चालू होगा, P पे खत्म होगा, बीच में कौन कौन आते रहेंगे, D और F आते रहेंगे। कहने का मतलब है कई चीजें सिखाई, और आज अपन ने इसको किससे जोड़ दिया, पेनिट्रेशन पावर से जोड़ दिया। तो कई तरह की चीजों को ये जो टेक्निक है, ये जो
ट्रिक है, ये जो क्यूएसपी है बोले तो क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट, ओके, ये कई तरह से क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है, इसलिए मैं इसको बार बार आपके सामने ले आता हूं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई पहले हम थोड़ा क्वांटम नंबर के बेसिस पे जो चीजें हैं उनको देखेंगे ताकि पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टी को समझना आसान रहे, ओके। तो जिस बच्चे को एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें पता होंगी वो आराम से पीरियोडिक टेबल और जेड इफेक्ट और सारी चीजों को बहुत अच्छे से, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन सबको आसानी से समझ सकता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, पेनिट्रेशन पावर, ओके। तो फाइनली हमें ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जेड इफेक्ट क्या है, सिग्मा क्या है, और क्या कहते हैं पेनिट्रेशन पावर क्या है, और जेड इफेक्ट कितना कितना इंक्रीज होता है कहां कहां, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब आइए रेडियस की बात करते हैं। देखिए रेडियस कई तरह की होती है, कोवेलेंट होती है, आयनिक होती है, वैन डर वाल होती है, मेटेलिक होती है, कई तरह की रेडियस होती हैं। तो मान लो कि अगर एक आइडियल सिचुएशन देखी जाए, हाँ, जिसमें यह देखा जाए कि भाई सबसे बड़ी रेडियस कौन होगी या सबसे छोटी रेडियस कौन होगी, तो मैं क्लियर कर दूं, सबसे बड़ी रेडियस होती है वैन डर वाल, ठीक है। अगर एक आइडियल सिचुएशन देख रहा हूं कि कोई एक एटम है वो एक से ज्यादा तरह की रेडियस शो कर सकता है, तो वो सबसे बड़ी उसकी रेडियस कौन सी होगी, तो वैन डर वाल होगी। वैन डर वाल से छोटी कौन होगी, मेटेलिक होगी, और उससे छोटी कौन होगी, कोवेलेंट होगी। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये तैयार हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट, रेडियस का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि लेफ्ट और राइट, तो यहां पे जाने पे तो रेडियस में क्या आती है, कमी आती है, और टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, सबको पता है भाई। यहां पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और यहां पे थोड़ा साइज का मैटर आ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। चलो, तो ये तो एक जनरल ऑर्डर हो गया। अब बात आती है हाँ ऑर्डर ऑफ रेडियस की। देखिए जो रेडियस के कुछ ऑर्डर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन ऑर्डर को जरूर फॉलो करना, आपके सारे क्वेश्चंस बन करके तैयार हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक पहली कंडीशन दे रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है बेटा, क्यूएसपी हैं। क्या है, क्यूएसपी हैं। तो जरा ध्यान से देखना, क्यूएसपी नंबर 1, ओके, जरा ध्यान से देखना। पहला क्या है, मान लो कि ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और रुबिडियम है और सीजियम है। वो रेडियो एक्टिव्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और मान लो ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रांशियम है, और ये क्या है बेटा, बेरियम है, करेक्ट। तो भाई मेरे ये एरो बता रहा है कि फर्स्ट ए ग्रुप वालों का साइज बड़ा होता है, किससे, सेकेंड ए से। कैसे, लिथियम, ये एरो बता रहा है लिथियम बड़ा है किससे, बेरिलियम से। ये एरो बता रहा है सोडियम बड़ा है किससे, मैग्नीशियम से। पोटेशियम बड़ा है किससे, कैल्शियम से। क्लियर है भाई। ये बहुत अच्छे से पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे से देखिए इसको, ओके। अरे जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो बेटा मैं ये कह रहा था, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एरो बता रहा है कि इधर वाले सब बड़े हैं किससे, इनसे। अच्छा, अब आप ऐसे चलिए, तो जो एंड पॉइंट है, जो शार्प पॉइंट है, वो जिस तरफ होगा आप समझ जाइएगा उधर का साइज बड़ा है। तो जैसे शार्प पॉइंट इधर था तो ये साइज बड़ा है, टेल पॉइंट उधर था तो ये साइज छोटा है। वैसे ही अब देखिए शार्प पॉइंट नीचे जा रहा है, यानी कि नीचे जाने पे साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इनके बीच में आपस में क्या होगा, आई रिपीट, इनके बीच में आपस में क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा। लाइक दिस, यस और नो, ओके, then this, then this, then this, like this, like this, like this, like this, like this। तो कुल मिलाकर के होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, कहीं ना कहीं ये ऑर्डर आपको फील तो आ ही रहा होगा कि हाँ यार डेटाबेस है। क्या है, डेटाबेस है। तो डेटाबेस तो है, लेकिन एक सीधी सी बात है क्या, कि हमें तो इसमें से क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी आपस में क्या करेंगे, चार एलिमेंट्स को ले लेंगे, चाहे इसको ले लो उसको ले लो, कोई भी चार एलिमेंट्स ले लेंगे पास पास वाले। अब ये मत बोलना कि एक ये ले लूं, एक वो ले लूं, ऐसा ले लूं, वैसा ले लूं, पीरियोडिक टेबल का एक इस तरफ का ले लूं, उस तरफ का ले लूं, ऐसे नहीं होता है भाई।
वो भी ये इस बात को ध्यान में रख करके देते हैं। उनको भी पता है कि बच्चे को हर एक वैल्यू तो याद नहीं होगी, तो वो भी कुछ ऐसा देते हैं कि उनके बीच में आपस में कहीं जो एलिमेंट दिए हैं उनमें बच्चा कहीं आपस में कोई कनेक्शन बैठा पाए। ये बात समझ में आ रही है? तो कोई भी पास वाले जो एडजेसेंट होते हैं, हाँ, तो उनको एडजेसेंट वालों को क्या करेंगे, पास वालों को दे देंगे और पास वालों को देकर के आपसे बोलेंगे भाई ऑर्डर बताओ। तो इसके बेसिस पे आप बड़े आराम से 4 एलिमेंट्स कोई भी आपको दे दें, ऑर्डर बता सकते हो कौन किससे बड़ा होगा। अच्छा, वहीं पे सेकंड क्यूएसपी लिए लेते हैं। क्या लिए लेते हैं बेटा? सेकंड क्यूएसपी लिए लेते हैं, क्यूएसपी नंबर 2। ओके, मान लो कि यही चीज आयनिक फॉर्म में दी होती, एस ब्लॉक की यही चीज किस में दी होती? आयनिक फॉर्म में। कैसे? Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस, और यहां पे हमने क्या ले लिया? Be प्लस 2, Mg प्लस 2, Ca प्लस 2, Sr प्लस 2 और Pb प्लस 2। ओ सॉरी, Pb कहां से आ गया भाई? Ba प्लस 2। ओके, चलिए, तो अब इसमें क्या होगा? वेरी सिंपल, ये ऑर्डर लाइक दिस, ठीक है ना? यहां तक तो क्लियर है। अब आपस में क्या सीन होगा देख लो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये देखिए, क्लियर है भाई? कोई भी 4 एलिमेंट पकड़ लो, मान लो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ भी पकड़ लिया। तो सोडियम जो है वो जरा ध्यान से देखना, हम सोडियम पे फोकस कर लेते हैं। किस पे? सोडियम पे। ये एरो बता रहा है कि सोडियम बड़ा है मैग्नीशियम से, ठीक है ना? ये एरो बता रहा है कि सोडियम जो है वो छोटा है किससे? पोटेशियम से। ये एरो बता रहा है कि सोडियम बड़ा है किससे? कैल्शियम से। कहने का मतलब है ये एरो बता रहा है कि सोडियम बड़ा है किससे? मैग्नीशियम से, और कैल्शियम से छोटा है किससे? पोटेशियम से। तो पोटेशियम इन सब में क्या हो गया बेटा? सबसे बड़ा हो गया। पोटेशियम सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा कौन हो गया? सोडियम हो गया। फिर सोडियम से छोटा कौन हो गया? कैल्शियम हो गया। कैल्शियम से छोटा कौन हो गया? मैग्नीशियम हो गया। कहने का मतलब है आप इस तरह से बड़े आराम से कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम, इन चारों को फोकस करिए। पोटेशियम यहां पे दिखा रहा है कि सोडियम से भी बड़ा है, इस एरो से पता चला। पोटेशियम कैल्शियम से भी बड़ा है, इस एरो से पता चला। पोटेशियम मैग्नीशियम से भी बड़ा है, इस एरो से पता चला। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? K+ हो गया साहब। आगे चलते हैं। सोडियम बड़ा है कैल्शियम से भी, और सोडियम बड़ा है मैग्नीशियम से भी। कैल्शियम से तो इससे पता चल गया, मैग्नीशियम से बड़ा है कैसे पता चलेगा? इस एरो से। तो इसके बाद कौन हो गया? Na+ के बाद कौन हो गया लाला? Na+ के बाद देखते हैं अब यहां पे कौन हो गया? कैल्शियम और मैग्नीशियम में कंपैरिजन कर लो, दोनों ही छोटे हैं किससे? सोडियम से। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा है? कैल्शियम, और उससे छोटा कौन है? मैग्नीशियम। तो ये कैल्शियम हो गया, और इससे छोटा कौन हो गया? मैग्नीशियम हो गया। तो भैया इस तरह से आप कैसे भी पूरा ऑर्डर बड़े आराम से बना सकते हो। कोई भी 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके बेसिस पे बना सकते हो। अच्छा, इसी की तरह क्या होता है बेटा? जैसे ये तो कौन हो गया? एस ब्लॉक। इसी की तरह क्या होता है बेटा? पी ब्लॉक वाला जो होता है, क्या होता है बेटा? पी ब्लॉक वाला। तो पी ब्लॉक में क्या होता है जरा ध्यान से देखना भाई। पी ब्लॉक में क्या होता है? मान लो सारे एलिमेंट लिख दो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है ना? ये टेक्निक्स होती हैं याद रखने की। कार्तिक, शिव, गणेश, संघ, पार्वती, हाँ या ना? और देख लो, नाइट्रोजन हो गया, इधर कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया, इधर कौन हो गया? फ्लोरीन। नॉर्मल गैसेस को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं बेटा, वो वेंडर वॉल मतलब रेडियस शो करते हैं, अगर मैं उनको ले लूंगा तो ना सारे के सारे ऑर्डर सीक्वेंस ये वो सब बिगड़ जाएंगे। तो केवल हम किनको ले रहे हैं? जो कोवेलेंट रेडियाई शो करते हैं। वेंडर वॉल को हम टच नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे हम कोवेलेंट रेडियाई वालों को ध्यान में रख करके
जो ट्रिक है वो बनाई है। तो न्यूज़पेपर आज सब बिके। ओके, इसी तरह से ओ स्टाइल से टीपो, हाँ या ना। फिर कल बाहर आई आंटी, अब खुश मत हो जाना, ठीक है ना। हाँ, आंटी भी खुश हो जाओ सुन के, तुम्हें भरोसा नहीं है। चलो ये बात क्लियर है भाई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये एरो बता रहा है कि इधर आने पे साइज बढ़ रहा है, या ऐसे बोल दो इधर जाने पे साइज कम हो रहा है। ये एरो बता रहा है नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। अब इनके बीच में क्या, वेरी सिंपल, ये लो भाई, वेरी सिंपल। अब कोई भी इनमें से आपको 4 एलिमेंट पकड़ा देगा और बोलेगा भाई इनके ऑर्डर बताओ, तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं। कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ जगह क्या कर रहा हूं बेटा, स्टार मार्क लगा रहा हूं। जैसे एल्यूमिनियम पे लगा दिया, इंडियम पे लगा दिया। तो बेटा जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तब आप लोगों ने सुना भी होगा, एक आता है क्या कहते हैं, स्कैन डाइड इफेक्ट, डी कॉन्ट्रेक्शन आपने सुना होगा, ठीक है ना। स्कैन डाइड इफेक्ट या डी कॉन्ट्रेक्शन, याद आया। हाँ, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, सारे ऑर्डर इस तरह के जा रहे थे, लेकिन यहां पे हमने क्या किया, थोड़ा सा सीक्वेंस को चेंज किया, ठीक है ना। इधर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और वो सब जेड इफेक्टिव वैल्यूज डिफरेंस आने की वजह से, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जेड इफेक्ट में मेजर चेंज आने की वजह से दो एक एलिमेंट है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, बाकी तो नॉर्मली सभी फॉलो करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, आपका एक और तैयार हो गया। इनमें से 4 एलिमेंट आप कोई भी उठा सकते हो और आपका काम बड़ी आसानी से क्या होगा बेटा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है भाई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बेसिस पे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस देखूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, आपको भी पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को इसी समय तुरंत पॉज करना है और पॉज करके क्या कहते हैं, आंसर चेक करना है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके आंसर देख लिया होगा, सोच लिया होगा। तो आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, हाँ या ना। बेटा ये पीरियोडिक टेबल है, क्या है, पीरियोडिक टेबल। ओके, अब यहां पे क्या है, बेरिलियम है, यहां पे कौन है, बोरोन है, यहां पे कौन है, नाइट्रोजन है। और हमें पता है कि यहां आने पे साइज क्या होता है, इस तरफ आने पे साइज बढ़ता है। मतलब बेरिलियम सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा बोरोन, और सबसे छोटा क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। तो ये ऑर्डर नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज को ले लीजिए, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा। तो ये ऑर्डर इसका क्या हो गया, सही हो गया। हमें वहां पे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। अच्छा, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इस ऑर्डर का क्या करें भाई, इस ऑर्डर का ये काम करें जो मैंने आपको तरीका बताया है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे बड़ा होता है, सोडियम उससे छोटा, लिथियम और छोटा। तो भैया ये ऑर्डर भी क्या हो गया, गलत हो गया। पोटेशियम तो बड़ा है लेकिन लिथियम नहीं, फिर कौन आना चाहिए था, सोडियम। अच्छा, जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ साइज बढ़ता है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साइज घटता है। भाई वही जेड इफेक्ट डोमिनेंट होता चला जाता है। तो Fe4 सबसे छोटा होगा, यहां पे सबसे बड़ा दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं बेटा, बनाए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखे लेते हैं। अभी मैंने कहा था ना, वही क्या कहते हैं आपके स्कैन डाइड इफेक्ट या डी कॉन्ट्रैक्शन, याद आया। तो देखिए 2016 में उसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है। रेडियस का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। अब आपसे बोला जाए बताइए ये रेडियस का ऑर्डर कहां से सॉल्व होगा, अरे भाई यहां से सॉल्व होगा और कहां से सॉल्व होगा। तो जरा देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए।
एल्यूमिनियम और गैलियम में अगर हम साइज की बात करें, किसकी बात करें, साइज की, तो गैलियम थोड़ा छोटा होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा बड़ा होता है ना। तो पहले ये देखो कि एल्यूमिनियम को बड़ा कहां कहां दिया गया है, किससे, गैलियम से। एक तो यहां दिया गया है और कहीं नहीं दिया गया है। तो मैं तो कहता हूं भिड़ते ही क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ, एल्यूमिनियम बड़ा होता है किससे, गैलियम से। अब ना तो यहां पे दिया है, ना यहां पे दिया है, ना यहां पे दिया है। ये देखिए, ये होता है कंसेप्ट समझने का फायदा। अगर मुझे कंसेप्ट पता है, हाँ, तो मैंने क्या किया, मुद्दे की बात की। मैंने ये देखा कि यार एल्यूमिनियम को कहां कहां बड़ा बताया है, किससे, गैलियम से। तो पहले तो वो ऑप्शन निकाले लेते हैं। देखा तो वो बस एक ही ऑप्शन है जहां पे बड़ा दिखाया है, बाकी तो सब जगह छोटा दिखाया है। तो फाइनल आंसर ही मेरा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए कह रहा हूं। ओके, और देखिए ये क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन यार यहां से सॉल्व होगा। और कहां से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा। जैसे वो क्वेश्चन मैंने कराया वैसे ही ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, इन चारों को अरेंज करना है कि भाई कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। तो सब जगह वही चार एलिमेंट दिए हुए हैं, तो बनाए लेते हैं। ये लिथियम, हाँ, ये सोडियम, ये बेरिलियम और ये मैग्नीशियम। करेक्ट, ओके। ये +1 है, ये +2 है। ठीक है, ये एरो ऐसा होता है, ये एरो ऐसा होता है, इनके बीच में ये रिलेशन होता है। अब आइए सोडियम को फिक्स कर लेते हैं। सोडियम को फिक्स कर लिया। सोडियम बता रहा है कि वो लिथियम से भी बड़ा है, ये एरो से पता चला। सोडियम बता रहा है कि वो बेरिलियम से भी बड़ा है। सोडियम बता रहा है इस एरो की हेल्प से कि वो मैग्नीशियम से भी बड़ा है, यानी कि सोडियम जो है वो सबसे बड़ा है। तो पहले तो मैं ये देख लूं कि सबसे बड़ा सोडियम किस किस में दिया गया है। तो सबसे बड़ा सोडियम सिर्फ एक में दिया गया है, तो कायदे से बाकी तो मुझे देखना बनता ही नहीं है। मेरा आंसर तो ऐसे ही निकल आया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। तो सबसे बड़ा कौन है, सोडियम। अब सोडियम से छोटा कौन है, आओ जरा देखते हैं, मैग्नीशियम पे फोकस करते हैं। अरे यार मैग्नीशियम सोडियम से तो छोटा है, लेकिन लिथियम से भी छोटा है, बात नहीं बनेगी। तो आओ लिथियम पे चलते हैं। लिथियम सोडियम से छोटा है, मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों से बड़ा है, तो यहां पे कौन आएगा, Li+ आएगा। और मैग्नीशियम और बेरिलियम में तो मैग्नीशियम बड़ा है और बेरिलियम उससे भी छोटा है। तो देखते देखते हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। और माय डियर, ऐसे क्वेश्चन ये मत सोचना कि वो IIT में आए, कि मेंस में आए, एडवांस में आए, किस में आए। बेटा किसी में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी गलत फहमी में मत रहना। ओके, तो ये देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब एक ट्रिकी क्वेश्चन बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या हमें सबकी वैल्यूज पता होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, हमें किसी की कोई वैल्यू पता होना जरूरी नहीं है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हाँ या ना? यहां से यहां जाने पे साइज में क्या आती है, कमी आती है? हाँ आती है। ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, हाँ है। तो जिस सीक्वेंस में वहां पे दिया है उसी सीक्वेंस में क्या करो, वैल्यू को ट्रेस करो, वैल्यू को ढूंढो। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो होनी चाहिए वो नाइट्रोजन की, उससे कम ऑक्सीजन, सबसे कम फ्लोरीन। यस और नो? तो इनमें वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू सबसे आगे दी गई हो। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, कौन से, 1 और 2, जिसमें 1.71 सबसे आगे दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू सबसे आगे दी गई है। अब सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखो किस में दी गई है। यहां 1.36 और 1.40, यहां 1.40 और यहां 1.36। तो भैया करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। यानी कि पहली वैल्यू जो है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू ऑक्सीजन को, तीसरी वैल्यू फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट्स ऑल। समझ में आया मेरे भाई? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउ अब बात आती है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी सबको पता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी के जो ऑर्डर होते हैं वो भी बहुत सिंपल से हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेटा, आई रिपीट, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, कुछ भी कह लीजिए। और नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी में क्या आती है, कमी आती है क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। ये एक सिंपल सा पैटर्न है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां पे क्या होता है बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कौन प्ले करता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक, आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, सिस्टम में तीन तरह की चीजें होती हैं। आई रिपीट, सिस्टम में क्या होती है बेटा, तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होते हैं राजा। आज के समय में मतलब वैसे तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक जनरल मान लो कि जो टॉप पोजीशन पे है वो कौन है भैया, राजा है। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, मतलब जैसे अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, जो पावरफुल पर्सन के हिसाब से देख लिया जाए तो वो हमारे कौन होते हैं भाई, पीएम होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा जो पावरफुल पोजीशंस पे होते हैं या जिनको सबसे ज्यादा एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है ना। हाँ, तो वो क्या होते हैं, वो तो एक तरह की राजा कैटेगरी में आ गए। देन उसके बाद नीचे क्या होते हैं, मंत्री, यस आर नो, ओके, मिनिस्टर्स होते हैं। और फिर उसके बाद होते हैं साहब प्रजा। क्या होती है, प्रजा। ये बात समझ में आ गई। तो राजा से अगर कोई भी चीज निकलवानी है भाई या उस तक अप्रोच करना है, बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना। अच्छा, मंत्री 50-50 होता है मामला। ठीक है ना। हाँ, और प्रजा बेचारी सबसे बैकफुट पे रह जाती है। तो इस तरह से समझने की कोशिश करो क्या, कि एक फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड। ये एक राजा कैटेगरी का होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक कौन होता है, हाफ फिल्ड, ये मंत्री कैटेगरी के होते हैं। और एक पार्शली फिल्ड होता है जो प्रजा कैटेगरी का होता है। तो राजा से इलेक्ट्रॉन निकलवाना बड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मंत्री से इलेक्ट्रॉन निकलवाना कंपैरेटिवली आसान है। और प्रजा से तो बेचारा वो तो आओ और ले जाओ भैया, टैक्स ले जाओ। ठीक है ना। हाँ, तो सीधी सी बात है, ये एक तरीका होता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए अलग अलग आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होती है बेटा, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहां तक क्लियर है सभी को। अब आपके सामने क्या किया जाए, मैं 4 एलिमेंट्स रख रहा हूं, 4-5 एलिमेंट्स में रख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने नियॉन रख लिया, एक मैंने फ्लोरीन रख लिया, एक मैंने ऑक्सीजन रख लिया, एक मैंने नाइट्रोजन रख लिया, यस आर नो, और एक मैंने क्या रख लिया, चलो इतने ही काफी है यार। हाँ चलो एक और रख लो भाई, क्या रख लिया, कार्बन भी रख लिया। ठीक है ना। अब आप इसको देखिए, ये 2p6 है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है केवल उस कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करिए। और यहीं पे आप देखिए ये क्या है, 2p5 है, हाँ या ना। उसके बाद देखिए ये कौन है, 2p4 है, ये कौन है, 2p3 है, और ये कौन है, 2p2 है। अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि ये फुली फिल्ड है, यानी कि ये कौन है, राजा। ये कौन है साहब, राजा। बात समझ में आ रही है। ठीक है। अच्छा, इससे प्रजा कौन कौन है, बात समझ में आ रही है। ये कौन हो गया बेटा, मैंगो पीपुल, एमपी बोले तो मैंगो पीपुल, आम आदमी, यस आर नो, प्रजा। ओके, और एक ये भी प्रजा है, एक ये भी कौन है, प्रजा है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और अपना कार्बन, ये तीनों कौन है, मैंगो पीपुल। अच्छा, ये कौन है साहब, ये मंत्री हैं। ओके, ये कौन है बेटा, मंत्री महोदय हैं। ये बात समझ में आ गई। तो इसमें एक राजा है, 3 प्रजा है और एक मंत्री है। अब राजा जो है वो फुली फिल्ड है, वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहता है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं,
नामुमकिन है। क्या नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, एनर्जी दे दो भाई, लेकिन वो कंडीशन बहुत ही वर्स्ट होगी, क्योंकि वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं होगा, दे भी दिया तो वो कंडीशन स्टेबल नहीं होगी, सस्टेनेबल नहीं होगी। तो नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही मान लो एक तरह से, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किसको देनी पड़ेगी, नियॉन को। अब बात आती है, ये दो प्रजा हैं, ये भी प्रजा है और ये मंत्री हैं। अब ये 2p3 है, हाफ फील्ड है, थोड़ा टेंशन में है कि वो फुली फील्ड है तो हम भी तो हाफ फील्ड हैं। बोले ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, मंत्री जी जो है वो थोड़ी सी एक डिलेमा कंडीशन में है, थोड़ी सी मतलब मुसीबत में है। कैसे, कहीं पे प्रजा पे उनकी बात चल रही है, कहीं पे प्रजा पे उनकी बात नहीं भी चल पा रही है, यानी कि पूरी प्रजा उनके कंट्रोल में नहीं है। भाई राजा के कंट्रोल में तो चलो सब है, लेकिन मंत्री जी के कंट्रोल में क्या हो रहा है, मामला 50-50 चल रहा है। कुछ प्रजा उनके कहने में है, कुछ प्रजा उनके कहने में नहीं है। तो हो क्या रहा है, ध्यान से समझना, ये जो हाफ फील्ड होता है, ये जो हाफ फील्ड होता है, ये हाफ फील्ड केवल और केवल अपने पास वाले पे ही रॉब दिखा पाता है। जो इसके पास में जो पार्शियली फील्ड है, केवल इसका बस उसी पे चलता है, सब पे नहीं चलता। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, देखो यहां से यहां आ रहे हैं तो जेड इफेक्ट भी तो बढ़ रहा है। तो फ्लोरीन कहता है देखता हूं ये मंत्री तेरा क्या बिगाड़, वो जेड इफेक्ट कहता है फ्लोरीन से, देखता हूं ये मंत्री तेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरा भी तो जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, बात समझ में आ रही है, मेरा भी तो जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, देखता हूं ये मंत्री तेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो ऑक्सीजन को तो वो पीछे छोड़ देता है, लेकिन फ्लोरीन को वो पीछे नहीं छोड़ पाता है। तो नियॉन के जो पास में कह लो, नियॉन के जो बाद में कह लो, वो कौन होता है बेटा, हाँ नियॉन के बिल्कुल जस्ट बाद में जो होता है वो कौन होता है, वो होता है फ्लोरीन। कौन होता है, फ्लोरीन। ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद जो होता है बेटा वो कौन होता है, अपना नाइट्रोजन, और देन कौन होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हाफ फील्ड होते हैं वो अपने पास वालों को ही पीछे छोड़ पाते हैं, हर एक को पीछे नहीं छोड़ पाते। ठीक है ना, क्योंकि आखिरकार जेड इफेक्ट नाम की भी तो कोई चीज है। और उसके बाद कार्बन तो बेचारे, उनकी सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आया, वो बेचारे जहां पड़े थे वहीं चुपचाप पड़े हुए हैं, आखिरकार प्रजा है ना। हाँ, तो कुछ प्रजा में क्या होता है ना, हर एक का होता है मेरे पापा ये, मेरे पापा वो, कहीं पे ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, हेलमेट कहाँ है बेटा तुम्हारा, पासपोर्ट कहाँ है, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा, लाइसेंस कहाँ है, ये वो लाइक दैट ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं। फिर वो जान पहचान निकल आती है ना, कि अच्छा मेरे पापा ये हैं, मेरे मम्मी वो हैं, मेरे चाचा विधायक हैं, ये है वो है, अच्छा तो फिर तुम यहाँ खड़े क्यों हो, तुम जाओ, हाँ या ना। तो होता क्या है, प्रजा में भी तो काफी डिफरेंस चलता है ना। एक है जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, उसके पीछे कोई बैकहैंड ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो किसी का नाम लेकर के अपनी जान बचा सके। एक है जो बोलता है कोई क्या कहते हैं, चालान वालान बनाने की जरूरत नहीं है, चचा विधायक है हमारे, हाँ देख लेना, फिर तुम अगले दिन तुम अंडमान निकोबार या कहीं और ही नजर आओगे बेटा, पोस्टिंग ऐसी जगह कराएंगे जहां पे गाड़ी क्या साइकिल भी नहीं दिखाई देगी। हाँ, तो बाय द एंड समरी इज दिस, होता क्या है बेटा, सारी चीजों में क्या होता है, एक वेरिएशन होता है। तो वही काम यहां पे भी हो रहा है। कहने को क्या है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तीनों प्रजा की कैटेगरी में है। तो कार्बन बेचारा पीछे बैठा हुआ है, जेड इफेक्ट बहुत कम है उसका बाकियों से, उसका तो कुछ ना हो पाया, वो तो वहीं का वहीं रह गया। वो ऐसी प्रजा है जिसके पीछे कोई सोर्स नहीं है, कोई बड़ा हाथ नहीं है उसके ऊपर, वो बेचारा चुपचाप वहीं पे पड़ा रह गया। अच्छा, ऑक्सीजन क्या हुआ, थोड़ा मंत्री जी के सामने झुक गया, ठीक है ना। हाँ, बोले यार उसका जेड इफेक्ट कंप्रोमाइज कर गया, बोला कि नहीं भैया वो जेड इफेक्ट है माना, लेकिन वो हाफ फील्ड भी है और जेड इफेक्ट भी है, दोनों चीजें हैं उसके पास भी, तो भैया अपनी चलेगी नहीं, दाल गलेगी नहीं। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को पीछे कर दिया। लेकिन फ्लोरीन थोड़ा अकड़ में है, समझ के रहना भैया, जेड इफेक्ट है हमारे पास, हाँ हमें प्रजा मानने की गलती मत करना, प्रजा है हम, बात सही है, लेकिन जेड इफेक्ट का हाथ है हमारे साथ। हाँ, तो जेड इफेक्ट का हाथ है इनके साथ, तो भैया हाथ का साथ है तो बस बात खत्म। ये थोड़ा सा क्या हो गए, आगे बढ़ गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, नियॉन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो ये इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, मेरे हिसाब से आपको कहानी में सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। हाँ, और बीजेपी कांग्रेस और ये सब मत करना शुरू कर देना भाई, एडवांस पास में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए,
तो कुल मिलाकर के ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जो हाफ फिल्ड है, सॉरी जो पार्शियल, जो क्या कहते हैं फुली फिल्ड है, वो सबसे आगे है, दैट इज जस्ट लाइक अ राजा। फिर जो हाफ फिल्ड है वो एक तरह का मंत्री है, और जो पार्शली फिल्ड है वो एक तरह की प्रजा है। मंत्री का बस अपने पास वालों पे ही चलता है, सब पे नहीं चलता है। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता होने चाहिए। आप इस तरह से क्या कहते हैं देख सकते हैं। इनके ऊपर कई तरह के बेटा क्वेश्चंस भी आते हैं, आइए जरा उनको भी देखे लेते हैं। जैसे क्या आया, क्वेश्चन आया, हाँ, 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ठीक है ना, 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट दी हुई हैं ऐसी, और बोला गया नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताइए। आई रिपीट, अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, 5 आयनाइजेशन एनर्जी दी है, 1 2 3 4 और 5, यस आर नो? हाँ सर दी गई है। आप इनमें देखिए सबसे बड़ा गैप कहां आ रहा है सर? सबसे बड़ा गैप 3 और 4 के बीच आ रहा है। तो मान के चलिए कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, आई रिपीट, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन आप निकालने जाओगे वो 100% किसी फुली फिल्ड में से निकालने जा रहे होगे, तभी कम से कम 8-10 गुना का या इससे भी ज्यादा का गैप आ गया। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, 8 to 10 टाइम्स या उससे भी बड़ा गैप आ सकता है जब आप अचानक फुली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने की सोचोगे। तो एक सिंपल सी थ्योरी क्या कहती है, क्या कि जहां पे मैक्सिमम गैप आ रहा है, 2 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच एक मैक्सिमम गैप आ रहा है, मान लो एक आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? n है, और एक आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? n+1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल वो इक्वल होंगे किसके? इक्वल टू n, इक्वल टू n। बात समझ में आई? n के इक्वल होंगे नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अगर n+1 में गैप ह्यूज है तो जो उसकी मिनिमम वैल्यू है यानी कि n, उसके इक्वल क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 और 1 और 2 में ह्यूज गैप है तो वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 और 3 में ह्यूज गैप है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 और 4 में ह्यूज गैप है तो 3 इलेक्ट्रॉन है। 4 और 5 में ह्यूज गैप है तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 5 और 6 में ह्यूज गैप है तो 5 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आई या नहीं? तो ऐसे ऐसे करके जहां पे ह्यूज गैप है उसकी मिनिमम वैल्यू देख लो भैया कि कहां के बाद अचानक एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दी गई है। तो अब वही वाली बात है, हाँ, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है और ये सिलिकॉन है। ये 3s1 है, ये 3s2 है, ये आपका 3p1 है और ये आपका 3p2 है। अब इसमें सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कौन हो गए साहब? प्रजा। और क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कौन हो गए? मंत्री महोदय हो गए। अरे सर 3s तो पूरा भरा हुआ है, राजा होना चाहिए ना सर, इसको वो मंत्री कैसे बना दिया? नहीं बेटा, 3s के साथ 3p और 3d भी तो बैठा हुआ है जो कि खाली है। तो राजा हम उसी को बोलेंगे जिसके शेल के सभी सब शेल भरे हुए हैं। जैसे नियॉन को ले लो, 2s 2p सब भरा हुआ है, तो उसी को राजा बोला जाएगा। बाकी इन जैसों को तो मंत्री मान लिया जाएगा। तो मंत्री महोदय क्या है बेटा? केवल और केवल पास वाले पे ही अपना रौब दिखा पाएंगे। सिलिकॉन बोलेगा ए हाथ नहीं लगाने का, अपन के पास जेड इफेक्ट है, हाँ या ना? तो ये सिलिकॉन को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, देन क्या होना चाहिए लाला? एल्यूमिनियम, और सबसे कम कौन होना चाहिए? सोडियम। यस और नो? हाँ सर, बात तो सही है। तो अब आप इसके बेसिस पे एनर्जी को बनाइए। तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन वाली होनी चाहिए। तो भैया लकी नंबर 786, ठीक है ना, 786, यस और नो? तो ये 786 सिलिकॉन का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उससे कम फिर मैग्नीशियम वाले का होना चाहिए, हाँ या ना? तो सेकंड जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी आ रही है? 737 आ रही है, 737 आ रही है। तो ये लो भैया 737 इसकी होनी चाहिए। थर्ड हाईएस्ट वैल्यू 577 वो एल्यूमिनियम की होनी चाहिए।
और 496 सोडियम का होना चाहिए, हाँ या ना। तो अब आप देखिए कि वहां पे कैसे दिए हुए हैं, ये तो हमने एक ऑर्डर अरेंज कर लिया। अब आप देखिए वहां पे कैसे दिए हैं, वहां पे सोडियम को सबसे पहले दिया है, तो सोडियम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 496 आनी चाहिए, यानी कि सब। अब आप देखिए 496 कितनों में है, 3 में है, तो इसको तो भूल ही जाओ, हाँ या ना, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो आइए, सोडियम के बाद वहां क्या दिया है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम की कितनी आ रही है, 737। तो देखिए 737, आहा, इसमें दिया हुआ है, तो बात ही खत्म, गलती होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा अगर आप सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है ना। हाँ, और इस गलती में मत रहना कि क्वेश्चन मेंस का है कि एडवांस का है, कहां का है बेटा, वहां पे क्वेश्चन है, पूछेगा तो अगर उसको पीरियोडिक में से पूछना है तो पूछेगा तो यही कुछ पूछेगा, आयनाइजेशन ही पूछेगा, यही पूछेगा, वो पूछेगा। मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं भाई, मेंस में अगर 1+1 क्या कहते हैं 2 होता है, तो एडवांस में भी बेटा वो 1+1 क्या कहते हैं 2 ही होगा, वो वहां पे जाके 3 और 4 नहीं हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन ही है बेटा, वो एक बाई चांस हो सकता है कि कभी मेंस में उस तरह के ज्यादा पूछ लिए जाए, कभी एडवांस में ज्यादा पूछ लिए जाए। एडवांस में बेसिकली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। बस यूं मान लो कि एक लाइन अगर सीधे पूछ ली तो वो मेंस है, उसी लाइन को क्या कहते हैं, रिएक्शन को थोड़ा सा कंपाइल कर दिया, 2-3 रिएक्शन को जोड़ दिया, मिक्स कर दिया, तो वो क्या है, एडवांस है। तो इस तरह से पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है भाई, सीधी सी बात है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये शेल है, इनमें पहले से इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आके ऐड होना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा रिलीज होने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम दे देते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन लेते समय एनर्जी में जो चेंज आया, इलेक्ट्रॉन गेन करते समय एनर्जी में चेंज, एंथैल्पी क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन करते समय जो एनर्जी में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन सिंपल लैंग्वेज बोले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के किसी एटम का क्या अफेक्शन है, ये बात समझ में आ रही है। ओके, तो यहां पे क्या कहते हैं, देख लिया जाता है कि जो राजा जी होते हैं वो सैचुरेट होते हैं, यानी कि जो फुली फिल्ड होते हैं वो सैचुरेट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कोई जगह नहीं होती है ना। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा भी, मान लो नियॉन है, क्या है, नियॉन है, तो नियॉन की क्या कंडीशन होगी, नियॉन की कंडीशन होगी 2s2 बैठा है, 2p6 बैठा है। तो अब आप ऐसे सोचो कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां आएगा, फुली फिल्ड है। अब कोई बोलेगा नहीं सर 3s तो खाली पड़ा है ना, अरे तो खाली पड़ा है तो क्या हुआ भैया, बहुत ही हाई लेवल पे बैठा हुआ है। अब हाई लेवल पे बैठा हुआ है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जब आप डालोगे तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन लेते समय एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। मान लो कि आपके घर में बहुत सारा सामान ऑलरेडी सब कुछ है, सब कुछ पहले से ही फिक्स है, और कोई इंसान आ गया बोले नहीं मैं तो तुम्हें एक और देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। अब आप बोलते हो नहीं यार हमारे पास तो पहले से ही है, बोले नहीं मैं तो मगर तुम्हें ये गिफ्ट करके ही जाऊंगा, तो तुम बोलोगे अच्छा तो ठीक है यहाँ पे रख जाओ यार। मतलब आप उसके लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एक्साइटमेंट शो नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करोगे, उल्टे एहसान ही दिखा दोगे कि अच्छा चलो तुम लाए हो तो चलो ठीक है लिए लेते हैं, रख जाओ यहाँ पे, हाँ या ना। तो बाय द एंड समरी इज दिस, होता क्या है माय डियर, कि इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी लेवल पे आ रहा है, और हाई एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे लेने के देने पड़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे मिलेगी नहीं, उल्टे हमें देनी पड़ जाएगी कि प्रभु तुम रख लो इसको अपने पास। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक के बजाय क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। यहाँ पे तो कैसा बताया था मैंने, एक्सो बताया था, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो जो फुली फिल्ड होते हैं, जो हाफ फिल्ड होते हैं, वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन लेने से डिनाई करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही क्या होती है, कम कंसीडर होती है, ठीक है ना। वो प्रोसेस यूजुअली एक्सो के बजाय एंडो में कंसीडर हो जाते हैं, एक्सो के बजाय
एंडो में कंसीडर हो जाते हैं। अच्छा, रही बात क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ ऐसा होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। यहां से यहां जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट में जा रहा हूं, आई रिपीट लेफ्ट से राइट में जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और नीचे आ रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात तो क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे क्या हो रहा है, जरा बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, हो क्या रहा है। हाँ, कभी भी कोई एक ऐसा ऑर्डर दे दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि चलो बताओ भाई इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, मतलब एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे। क्या दे दिए जाएंगे, एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, वेट ए मिनट, अरे कोई बात नहीं, यहीं पे मैं बता देता हूं। मान लो कि ऐसे दे दिया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, नॉर्मल गैस को छोड़ो क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनकी स्थिति होती नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन लें। अच्छा, बोरॉन के नीचे कौन होता है, एल्यूमिनियम। कार्बन के नीचे कौन होता है, सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है, फॉस्फोरस, सल्फर इधर, और ये क्लोरीन। तो अब ऐसे क्या है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये वाला ऑर्डर आप देख लो, घुमा फिरा करके, आई रिपीट घुमा फिरा करके ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि भाई नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कि भाई डिक्रीज होती है। लेकिन आपको बता दूं, सेकंड से थर्ड जाने पे, सेकंड से थर्ड पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देन उसके बाद वापस से डिक्रीज होना शुरू होती है। ठीक है, तो आइए जरा देखे लेते हैं। इस वाले ऑर्डर को अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, कभी भी कहीं पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए फ्लोरीन क्लोरीन में क्या होता है, आई रिपीट फ्लोरीन क्लोरीन में क्या होता है, कि भाई क्लोरीन की ज्यादा होती है। इसी तरह से इनमें क्या होता है, ज्यादा होती है। यस आर नो, ये लो भाई। ओके, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे क्या होता है भाई, इधर जाने पे इंक्रीज होती है, हाँ या ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, देखते जाओ ध्यान से। सर ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया आपने? अरे भाई सीधी सी बात है, नाइट्रोजन NP3, फॉस्फोरस NP3, यानी कि नाइट्रोजन हो गया 2p3, फॉस्फोरस हो गया 3p3। अरे हाँ या ना, हाफ फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड वालों की आयनाइजेशन एनर्जी जो, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो अपने आजू बाजू वालों से क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। थोड़ी सी क्या होगी बेटा, कम होगी ना। तो नाइट्रोजन और कार्बन में कार्बन ज्यादा, मतलब ये ऑर्डर देखते जाओ। इसी तरह से ये देखो ध्यान से, यस आर नो। मतलब कहने का यह है कि ये ऑर्डर अगर आपने देख लिया, आई रिपीट अगर ये ऑर्डर आपने देख लिया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है भाई? हाँ, आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे बेटा, यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, जरा ध्यान से अच्छे से देखना और समझना। ठीक है, हाँ ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनमें आपस में क्या होगा, ये लीजिए। ये ऑर्डर आप यकीन माने चाहे ना माने, लेकिन सच्चाई है कि क्लास में मैंने ये ऑर्डर जब बनवाया था तो बच्चों ने खुद बनाया था। मैं सिर्फ उनसे पूछता गया कि अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ क्या होगा। ये दिखने में थोड़ा सा भयानक दिखाई देता है, ठीक है ना, ये मैं साइड में हो जाता हूं। दिखने में ये थोड़ा सा भयानक दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही लॉजिकल है। ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आजू बाजू वालों से क्या होगी, कम होगी। अब आप इनमें से कोई भी 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट आपको बोल देगा और बोलेगा कि इनका ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताइए। हाँ ठीक है ना, बता देंगे, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। मतलब इससे आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप ले आइए, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
तो ये ऑर्डर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, वो यहां पे मैंने बता दिए हैं। ओके, सिंपल सा है, नाइट्रोजन में थोड़ा सा लोचे ज्यादा है, प्रॉब्लम्स ज्यादा है, आई रिपीट, ठीक है ना, नाइट्रोजन फैमिली में। बाकी तो सिंपल है भाई। ऑक्सीजन फैमिली बहुत वेल नोन है, ठीक है ना, इसमें से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई ऑर्डर बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सबसे कम सबसे ज्यादा। 2 एलिमेंट भी पूछे जा सकते हैं, कितने पूछे जा सकते हैं, 2 एलिमेंट दे दिए जाए वो भी पूछे जा सकते हैं, कैसे भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है ना, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ये कह रहा है कि भाई O से अगर मैंने O माइनस बनाया, आई रिपीट, O से मैंने क्या बनाया, O माइनस, तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। लेकिन O माइनस से O2 माइनस बना रहा हूं तो लेने के देने पड़ गए। कहने का मतलब है पहले मिल रही थी, अब इतनी देनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? अरे यार सीधी सी बात है, लेने के देने तो पड़ेंगे ही ना, एक पहले से और दूसरे को भी ले आओगे, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तो बवाल कटना तय है। कहने का मतलब है O से O माइनस बनाया, यहां तक तो सही था, लेकिन O माइनस से O2 माइनस बना रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से और दूसरे को भी ला रहे हो, तो भैया बवाल तो कटेगा, हाँ या ना। दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। तो सेकंड प्रोसेस जो होगा वो कैसा हो जाएगा? पहला प्रोसेस तो फिर भी कैसा था, एक्सो, सेकंड प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडो। ये बात समझ में आ रही है? तो बवाल कटना तय है, लेने के देने पड़ने तय हैं, क्योंकि एक पहले से ही है, दूसरे को और ला रहे हो इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। तो ये बात यहां पे पूछी जा रही है कि भाई किस वजह से हो रहा है। तो ऑक्सीजन आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, हाँ बात सही है। ऑक्सीजन आयन हैज हाई इलेक्ट्रॉन, गलत। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं। ऑक्सीजन हैज मोर, नहीं। O माइनस आयन कंपैरेटिवली लार्ज, नहीं। बात समझ में आ रही है? मेन जो है वो यही है, याद रखना, लेने के देने पड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एनायन बना रहे हो, अगर एक सिंगल एनायन बना रहे हो तब तो प्रोसेस क्या हो सकता है, एक्सोथर्मिक हो सकता है। लेकिन अगर एक एनायन को और ज्यादा क्या कहते हैं, -2 -3 है ना, पॉली उसमें बदल रहे हो, मल्टीपल एनायंस में उसको बदल रहे हो, तो फिर दिक्कत आ जानी है। यानी कि एक नेगेटिव चार्ज के बाद अगर आप उसको डाई ट्राई वैलेंट में बदलने में लगे हो, -2 -3 -4 में बदलने में लगे हो, तो हर बार आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। यानी कि EA1 एक्सोथर्मिक हो सकता है, लेकिन EA2 तो एंडोथर्मिक ही होगा। विद रिस्पेक्ट टू, मैंने किसके रिस्पेक्ट में बात की है, एक न्यूट्रल एटम को मान करके। न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ये EA1 है और न्यूट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ये EA2 है। ये बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन ड्यू टू। देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम क्या कहते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एकोमोडेट हो जाता है। फ्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से एकोमोडेट नहीं हो पाता है। या यूं कहिए कि ये जो फ्लोरीन है इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के चारों तरफ, ये थोड़ा सा पास पास है। भाई 7 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हैं, कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7, और 7 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हैं, हाँ या ना। मगर अंतर यह है कि ये पास पास और ये दूर दूर है। फ्लोरीन में ये पास पास है और क्लोरीन में ये दूर दूर है। तो जब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्लोरीन के न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या कहते हैं, कम अट्रैक्शन फील करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहां पे क्या हो रहा है, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन
कम होगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज समझने वाली है, इसीलिए फाइनली बोल दिया जाता है स्मॉलर साइज ऑफ क्लोरीन गलत, बिगर साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन गलत, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन गलत, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम सही। तो फाइनल आंसर हो गया क्या? फ्लोरीन, आई मीन फोर्थ आंसर हो गया। तो इसका साइज कैसा है? छोटा। इसका साइज कैसा है? बड़ा, लाइक दिस। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं, जरा ध्यान से देख लेना। वो स्लाइड इसमें मिसिंग है, मैं अभी ढूंढ भी रहा था, ठीक है? जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। कभी कभी रिलेशन पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच। तो ये जो रिलेशन पूछ लिया जाता है, इस रिलेशन को कई बार बड़े गलत तरीके से अपन लोग समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से समझने और सोचने की जरूरत है एक्चुअल में ये होता कैसे है। तो देखिए, ये रिलेशन दो तरीके से कंसीडर किया जाता है। कितनी तरीके से? दो तरीके से। पहला केस 1 और दूसरा क्या है बेटा? केस 2। अब केस 1 और केस 2 क्या है? आइए देखिए। मान लीजिए कि ये ए है और मैं इसको बदलना चाहता हूं किसमें? ए माइनस में। तो इसका मतलब ए को अगर मैं ए माइनस में बदलना चाहता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह की क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन लिया ना? हाँ। और मैं अब इस ए माइनस को वापस से ए में बदलना चाहता हूं, इसका मतलब ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसके थ्रू अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्चुअल में इससे मैं कहना क्या चाहता हूं, इससे समरी क्या निकलती है? तो समरी ये निकलती है, कंक्लूजन ये निकलता है क्या? कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इक्वल होती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। जी हां, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? सर, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो चेक कर लेना, Cl माइनस और F माइनस में आयनाइजेशन एनर्जी भी Cl माइनस की ही ज्यादा होगी। क्या बात कर रहे हैं सर? Cl माइनस तो बड़ा होता है, F माइनस छोटा होता है, बड़े एनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। आप तो उल्टा बता रहे हो। नहीं, मैंने क्या बोला? जिस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो उसके एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। आप इसको बस इस तरह से समझ लीजिए कि दो बंदों में लड़ाई हो गई। जस्ट इमेजिन, दो बंदों में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। एक ने दूसरे के टिका दी बढ़िया वाली। अब मान लो जिसके थप्पड़ पड़ गया गाल पे, बढ़िया वाला लाल कर दिया गाल, हाँ, अब वो सोच रहा है कि मैं भी इसके थप्पड़ मारूंगा। अब जस्ट इमेजिन कि सामने वाला थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, तो भाई इंसान के मन में क्या आएगा कि भाई देख, मैं इसको पलट के मारूंगा, ये मुझे फिर कूटेगा, तो लेकिन मैं मारूंगा तो, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है साहब, मैं मारूंगा तो इसको, हाँ या ना? तो अब आपकी इच्छा क्या होगी कि वैसे तो आपकी इच्छा है कि आप इसको दिल लगा करके कूटो, लेकिन क्योंकि वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है तो ये भी कंफर्म है कि आप उसको दिल लगा करके नहीं कूट सकते। तो फिर सेकंड थॉट आपके मन में क्या आएगा? सेकंड थॉट आपके मन में आएगा कि भाई जितना मिला है, जितना मिला है, कम से कम उतना तो लौटा दूं, कम से कम उतना तो लौटा दूं। तो ये इसी थ्योरी पे काम करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते समय जितनी एनर्जी मिली, कम से कम उतनी तो लौटा दूं। तो ए से ए माइनस बना रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेकिन ए माइनस से ए बना रहे हो, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। तो जिसको बनते समय ज्यादा मिला वो ज्यादा लौटाएगा भी। ये बात समझ में आई? हाँ। तो Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो Cl माइनस की आयनाइजेशन भी ज्यादा होगी। अब दूसरा केस क्या है? मेरे हिसाब से दूसरा केस आपको बहुत अच्छे से खुद ही समझ में आ गया होगा। क्या दूसरा केस क्या है? जरा ध्यान से देख लेना। ये A है, हाँ है। ये A प्लस बनाना चाहते हो? हाँ बनाना चाहता हूं। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, हाँ हो गई। अब मैं चाहता हूं कि A से A प्लस से वापस से A बन जाए, तो भैया इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। तो अब आप जरा देखिए यहां पे कि ये F है, ये Cl है,
और आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होता है। तो अब मजे की बात, ये F+ है और ये Cl+ है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं और जब Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है तो प्लस वाले की तो वो उससे भी ज्यादा होगी। गलत, इस ऑर्डर को फॉलो करिए। तभी तो कहता हूं कि अक्सर बच्चे गलत परसेप्शन दिमाग में बैठा लेते हैं, गलत परसेप्शन बना लेते हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बच्चे इन दो तरह के एग्जाम्पल्स में सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करके आते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स में। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक रिलेशन बता दिया जाता है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा हो। अरे मेरे भाई, कैसे ज्यादा होगी, वो ऐसे ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई। अगर देसी कॉन्सेप्ट लगा दिया ना डायरेक्ट बोलने वाला, तो कहीं पे गलती भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये कंसेप्ट लगाना है, आपको कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई। तो बस एक सीधा सा प्रिंसिपल याद रखिए जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फेवरेट है, और वो क्या फेवरेट है कि जितना मिला है उतना तो लौटाने का पूरा मन करता है। बात समझ में आ रही है। तो जितना मिला है उतना लौटाने का मन करता है, ये बात याद रहेगी तो समझो कि ये क्वेश्चन भी आप करके ले जाओगे। समझ में आया। तो दिमाग में बैठा लो कि इस आईआईटी ने 2 साल में जितना तुम्हें कूटा है पकड़ पकड़ के, 11th में 12th में, और ड्रॉपर हो तो 3 साल तुम्हारी अच्छे से कुटाई हुई है। तो याद रख लो, अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। अब तुम्हें कुटाई करनी है पेपर की। किसकी? पेपर की। तो जितना इसने तुम्हें क्या कहते हैं अच्छे से तुम्हारी ऐसी तैस की है, 3 सालों में तुम अपने त्योहार अच्छे से नहीं मना पाए, तुम अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाए। हाँ, तुम वो लाइफ को तुमने जो बचपन जो होता है, जो मतलब यूजली लोग बाग बच्चे जो होते हैं एंजॉय करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें हमें उस बचपन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यकीन मानो बेटा कि वो 3 साल जो तुम्हारे अभी जो तुमने लगाए हैं, 2 से 3 साल, ठीक है ना। 12th में हो तो 2 साल लगाए, ड्रॉपर बच्चे हो तो तुमने 3 साल लगाए। तो इन 3 सालों में तुमने जितनी तकलीफें सही हैं, अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का। तो जितना तुम्हें तकलीफ मिली है ना, पेपर की अच्छे से कुटाई करके आना है, रैंक लाना है, सिलेक्शन लाना है। ये बात ध्यान रखना है। समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है बेटा? एक तरह की अट्रैक्शन पावर है। दो के बीच में कंपटीशन चलता है, ये ए है और ये बी है, दोनों का दिल ई पे आ गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे आ गया है। हाँ, ए बोलेगा मेरी तरफ आजा 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 आजा, ऐसे बोलेगा, बी बोलेगा मेरी तरफ आजा। जिसमें अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चला जाएगा। तो मान लो ए की अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो वो ए की तरफ चला जाएगा, बी की अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो वो बी की तरफ चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। ओके। और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, इसमें ऑर्डर कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। एक आध एक्सेप्शन कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे अपना बोरॉन फैमिली ले लो, तो बोरॉन फैमिली में क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोरॉन की होती है, फिर नीचे अचानक चले जाते हैं थैलियम, फिर वापस से ऊपर आना शुरू करते हैं इंडियम, गैलियम, देन एल्यूमिनियम। मतलब आप देख सकते हैं एक तरह का डेटाबेस रिजल्ट है, आपको याद रखना जरूरी है। इस तरह के ऑर्डर्स पूछ लिए जाते हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं बेटा, और जिसमें क्या कहते हैं मतलब पूछ लिया जाता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बताइए, ये वो बताइए, लाइक दैट। तो वो कुछ मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूं, जरा ध्यान से अच्छे से देख लेना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? जरा ध्यान से देखना। पहला, जैसे ऑक्साइड के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें बेटा? ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो यूजली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, आई रिपीट, क्या होते हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं, बट नॉट फॉर ऑल। आई रिपीट, नॉट फॉर
ऑल, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। अच्छा, कौन बेसिक नहीं होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह से जो नॉन मेटल, ठीक है, ऑक्साइड होते हैं, ओके, वो कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, ओके। लेकिन ध्यान रखना लाला, नॉट फॉर ऑल, हर एक के लिए लाइन एप्लीकेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, आइए जरा देखे लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें, किसकी बात करें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें, तो भाई जनाबे अली ने बेकार गाया, पंजाबी सॉन्ग आते सब, ठीक है, ये एम्फोटेरिक होते हैं। तो अब आप देखिए, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड कैसे होने चाहिए थे, बेसिक होने चाहिए थे, लेकिन ये तो कैसे हैं, एम्फोटेरिक है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा नॉट फॉर ऑल। आइए और देखिए, न्यूट्रल ऑक्साइड कैसे, NO, CO और N2O, नॉन मेटल ऑक्साइड है या नहीं है, हाँ है, इन्हें तो एसिडिक होना चाहिए था, मगर ये तो कैसे हैं, न्यूट्रल है, इसीलिए मैंने वहां पे नॉट फॉर ऑल लिखा। समझ में आया, तो ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरी चीज, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, आई रिपीट, एसिडिक स्ट्रेंथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ये बात ध्यान रखिए, चाहे नॉन मेटल, मेटल के ऑक्साइड्स हो, चाहे डी ब्लॉक के हो, हर कोई इस पैटर्न को फॉलो करता है। अच्छा, इसके बेसिस पे हमने डी ब्लॉक को समझने के लिए कैसे बनाया, जरा ध्यान से देखना भाई। नॉन मेटल और मेटल का तो हमारा फंडा क्लियर हो गया कि भाई मेटल वालों को बेस बोलना है, इनको छोड़कर, नॉन मेटल वालों को एसिडिक बोलना है, इनको छोड़कर। लेकिन डी ब्लॉक वालों का क्या करें, डी ब्लॉक वालों को ऐसे समझें, कैसे कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको एसिडिक बोल दो, अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको एम्फोटेरिक बोल दो, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको बेस बोल दो। ये बात समझ में आई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सब मैं हवा में बातें कर रहा हूं, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, फैजांस रूल। तो फैजांस रूल क्या कहता है, फाई जितना ज्यादा होगा, आई रिपीट, फाई जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ कंपाउंड की क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, यानी कि वो नेचर में एसिडिक उतना ज्यादा होगा। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, फाई कब ज्यादा होगा, तो फाई क्या होता है, C/R होता है। तो फाई कब ज्यादा होगा, जब चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी। अब सारी चीजों को मिला दो तो एक बढ़िया कंसेप्ट बन के तैयार हो गया कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, फाई उतना ज्यादा होगा, फाई जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो एसिडिक होगा, मिनिमम पे वो बेस होगा, और बीच वालों में वो बीच का होगा, यानी कि एम्फोटेरिक होगा। समझ में आया। अब सबसे बड़ी कुछ जो यूं कहिए ब्लंडर कहिए, बड़ी बड़ी गलतियां कहिए, वो कहां होती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, यहीं पे एग्जांपल लिए लेता हूं, ठीक है ना। जैसे CRO है, Cr2O3 है और CrO3 है, तो बेटा ये +2 है, ये +3 है, ये +6 है। ये नेचर वाइज एसिड होना चाहिए, ये बेस होना चाहिए, और ये एम्फोटेरिक होना चाहिए। अरे हाँ या ना, यहां तक सब कुछ सही है, ठीक है। उसी तरह से मान करके चलिए कि जैसे अपन किसको ले लें, मैग्नीज को ले लीजिए, ये MnO है, ये Mn2O3 है, ये MnO2 है, और ये Mn2O7 है। अरे हाँ या ना, हाँ है। तो भाई मेरे यहां पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये नेचर वाइज एसिड होना चाहिए, ये नेचर वाइज कैसा होना चाहिए, बेस होना चाहिए, ये नेचर वाइज कैसा होना चाहिए, एम्फोटेरिक होना चाहिए, और वो होता भी है। तो अब आप बोलोगे सर गलती कहां हो रही है, गलती ये हो रही है, कुछ धुरंधर अपने हिसाब से कंसेप्ट बना लेते हैं कि भाई +3 जब भी मिले ना तो एम्फोटेरिक बोल देना। गलत है, Fe2O3 बेस होता है, V2O5
क्या होता है बेटा, एम्फोटेरिक होता है। इसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मान करके, वेनेडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन क्या होती है, +5 होती है, तो इसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मान करके इसको एसिड बोल दिया जाता है, ये एम्फोटेरिक होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो कभी कभी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। देखो कहीं किसी कोने में रखी होगी, धूल वूल जम गई होगी, एक कपड़ा लेना, झाड़ना, उसको खोल करके देखना, उसमें ये चीजें मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है, मतलब V2O5 का केस मैं आपको बताऊं तो ये एसिड के क्लोज होता है, लेकिन एम्फोटेरिक नेचर का होता है। दिस इज द रियलिटी, ठीक है ना। हाँ, तो इसको लोग बाग एसिड बोल देते हैं कई बार। तो ये इस तरह की चीजें क्या होती हैं, गलत हो जाती हैं। यहां पे सबसे ज्यादा गलती होने के चांस होते हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एडवांस में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछा है कि बताओ कौन कौन एम्फोटेरिक होते हैं। तो भाई जैसे इसमें ये एम्फोटेरिक होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता। अच्छा, इसमें ये नहीं होता, ये नहीं होता, इसमें 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 अच्छा, इसमें ये भी होता है, 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 ये भी होता है। तो फिलहाल जो ऑप्शन के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है उसमें 3 और 4 दोनों ही आंसर दिखाई दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है यार, प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तो जरा ध्यान से देखो, तो 3 और 4 इसका आंसर हो गया एम्फोटेरिक नेचर के बेसिस पे। समझ में आया? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का है, ठीक है ना। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, कम होती है। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन, इतने सारे तो मैंने ही बता दिए, एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ रहा हूं। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना कि इसका सही आंसर क्या है, तो मैं भी वहां पे कमेंट कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। मैं भी कमेंट कर दूंगा और सही आंसर बता दूंगा। वैसे मुझे पता है कि मैं बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपने आप आंसर इसका निकाल ले जाओगे, मुझे पता है। तो कुल मिलाकर के पीरियोडिक टेबल के होपफुली आपको ये वाला सेगमेंट भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट टर्न पे हमारी मुलाकात होगी बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री के साथ। किसके साथ? ब्लॉक केमिस्ट्री के साथ होगी, या फिर शायद नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, या तो शायद कोऑर्डिनेशन, यस यस यस। तो कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी। कोऑर्डिनेशन में मैं आपको बहुत शानदार टिप्स दूंगा जिनको देखते ही आपके क्या होंगे बेटा, क्वेश्चंस तुरंत बन जाएंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं, लिगेंड्स पे आते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बढ़िया शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।